हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर फ्रीकी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिछले कुछ वीडियोस काफ़ी डिले हो रहे हैं, काफ़ी लेट आ रहे हैं। आप में से कई दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वीडियोस आप इतने लेट क्यों डाल रहे हो। तो मैं इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए। कुछ फरवरी में ही मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में मेरा जॉब में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है ये 2-3 मंथ। तो इसकी वजह से ही मुझे एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जितना मुझे टाइम मिलता है उस 1-2 घंटे में मैं एडिटिंग करता हूँ। और आपको तो पता ही है, आप मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें चला जाता है। खैर दोस्तों, जो सीरियल किलर के बारे में आज हम जानने वाले हैं उसका एपिसोड 1 मैंने पहले बना लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो टेंशन मत लीजिए, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते वीडियो की तरफ। आज हम एपिसोड 2 देखने वाले हैं, तो ज़्यादा न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उन्नीस 1975 में टोनी आंटोनुच्ची नाम का लड़का जॉन के ही वर्कप्लेस में काम करता था। एक बार जॉन ने उसे गलत जगह टच किया था, जिसकी शिकायत टोनी ने बॉस से की, जिससे जॉन को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा गया था। लेकिन महीने बाद ही जॉन उस लड़के के घर गया तो वह लड़का घर में अकेला था। जॉन अपने साथ कुछ वाइन की बोतल्स और पोर्न फिल्म्स लेकर गया था। जॉन ने टोनी से पिछली बार के लिए माफी मांगी और टोनी ने भी उसे माफ कर दिया। जिसके बाद दोनों ने साथ में ही वाइन पी। कुछ देर बाद जॉन ने टोनी से कहा कि मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? टोनी ने कहा, कौन सी ट्रिक? जॉन ने उससे कहा, हैंडकफ वाली ट्रिक। और जॉन बाथरूम में चला गया। वहाँ जाकर जॉन ने अपना क्लाउन का गेटअप पहना और अपने हाथों में एक हैंडकप लेकर वह बाथरूम से बाहर आया। वो हैंडकप उसने टोनी के हाथों पर लॉक कर दिया और कहा कि इसको खोलने का एक ही तरीका है और वो तुमको ढूंढना है। टोनी को जॉन पर विश्वास नहीं था और इसलिए उसने अपना एक हाथ कुछ इस तरह रखा जिससे लगे कि हैंडकप बंधा हुआ है, लेकिन वह आसानी से खुल सकता था। जिसके बाद जॉन टोनी के कपड़े निकालने लगा। टोनी कॉलेज में एक रेसलर था और जब जॉन ने यह हरकत की तब टोनी ने जॉन के पैरों को पकड़कर जोर से खींचा और जॉन फर्श पर गिर गया। जिसके बाद टोनी ने जॉन के हाथ पीछे मोड़कर उसे हैंडकप की चाबी मांगने लगा। जॉन दर्द से चिल्ला रहा था और उसने टोनी को कहा कि यह बस मजाक था, लेकिन टोनी ने उसका फंदा और ज़्यादा सख्त किया। जिसके बाद जॉन ने उसे चाबी दे दी। जाते जाते जॉन ने टोनी से कहा कि तुम पहले एक ऐसे इंसान हो जिसने हैंडकप खोल लिया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद जॉन कभी भी टोनी के करीब नहीं गया। टोनी ने उस रेस्टोरेंट में उस इंसिडेंट के बाद 8 महीनों तक जॉब की थी, लेकिन कभी भी वैसा इंसिडेंट उसके साथ दोबारा नहीं हुआ। कुछ साल बाद जॉन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा। उसे वह काम अच्छा लगने लगा था और जॉन अब फुल टाइम वही काम कर रहा था। जिसके बाद जॉन को कसिनो जाने की भी आदत पड़ गई। वह हर वीकेंड्स में वहाँ जाता था। वहाँ पर भी उसने काफ़ी लाइमलाइट ली। जॉन उस कसिनो में भी क्लाउन का गेटअप पहनकर लोगों को हंसाया करता था और इसी तरह उसने लोगों का दिल जीत लिया। जॉन अपने कंस्ट्रक्शन के काम पर 15-16 साल के लड़कों को ही काम पर रखता था, जिससे जॉन का पार्टनर हमेशा उसे पूछता था कि तुम इन टीनेजर्स को क्यों हायर कर रहे हो जिन्हें रत्ती भर का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जॉन कहता था कि उन्हें एक्सपीरियंस देना तो ही हमारा काम है और हमें उन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, इसलिए मेरी ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसी दौरान जॉन की मुलाकात जॉन बटकोविच से हुई। वो एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करता था। कम उम्र में ही उसने खुद की जिम्मेदारी ले ली थी। वो एक मेहनती लड़का था। जॉन ने जब उसका काम देखा तो उसने उस लड़के को कंस्ट्रक्शन पर जॉब के लिए ऑफर किया। लड़के ने हाँ कर दी। उसे वह जॉब पसंद आया। उसको वहाँ उसके काम के अच्छे पैसे मिलते थे। जॉन कभी कभी देर रात तक काम करता था, तो वह लड़का भी उसकी हेल्प करने के लिए रुकता था। और ज़्यादा रात होने पर जॉन के घर ही सो जाता था। जॉन ने ऐसे कई लड़कों को काम दिया था, लेकिन सभी की ज़रूरत कंस्ट्रक्शन साइट पर कम होती थी। तो कैरोल, जो जॉन की वाइफ थी, वह उन लड़कों से घर के काम करवाती थी, जैसे कार वॉश करना, बाजार से सब्जी लाना। ऐसे ही एक बार कैरोल ने उसके घर में कुछ लड़कों को मैरिजुआना की सिगरेट लेते हुए देखा। जिसके बाद वह उन पर काफ़ी गुस्सा हुई थी। उसने उन लड़कों से कहा कि अगर फिर से ये सब चीज़ें मेरे घर में करोगे तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं कोई भी पुलिस की केस नहीं चाहती हूँ। इसके बाद उन लड़कों ने कभी भी उस घर में स्मोकिंग नहीं करी। वह लड़के काफ़ी समझदार थे। एक दिन जब कैरोल और जॉन गार्डन की साफ सफाई कर रहे थे, तब कैरोल को गार्डन में एक सीमेंट के बंकर जैसा कुछ दिखा।
तब कैरोल ने जॉन को वह चीज़ दिखाई। जॉन ने कहा कि वह खराब सीमेंट था, इसलिए मैंने इसे गार्डन में फिकवा दिया था। कैरोल को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि जॉन जो साफ सफाई के मामले में इतना ऑब्सेस्ड था, उसने ऐसे सीमेंट का टीला गार्डन में क्यों फेंका होगा। कैरोल को लगा कि जैसे जॉन कुछ छुपा रहा था, और इसी तरह दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन बात तो तब बढ़ गई जब जॉन ने उसके ही पड़ोसी ग्रेक्सा के 20 साल के बेटे को, जिसका नाम रॉन था, उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम दिया। ग्रेक्सा को भी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी कि रॉन उसके ही पड़ोसी के घर काम करने जाता है। और ऐसे ही एक दिन रॉन ने जॉन के घर जलाने की कोशिश में खुद का ही घर जला डाला था, जिससे उनको कुछ महीनों के लिए मोटेल में रहना पड़ा था। दरअसल रॉन जॉन की सेक्सुअल एक्टिविटीज से परेशान हो गया था, और जॉन ने उसे उसके काम के पैसे भी नहीं दिए थे, जिससे रॉन गुस्से में था। और उसने कहा कि जॉन, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। इसके बाद जॉन ने इसकी रिपोर्ट पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा गया। इसके बाद जॉन ग्रेक्सा के घर पर गया और पुलिस को बुलाने के लिए माफ़ी मांगी। ग्रेक्सा ने भी उसे माफ़ कर दिया। ग्रेक्सा नहीं चाहती थी कि इतनी सी बात से उनकी फ्रेंडशिप में दरार आए। जिसके बाद रॉन की जगह दूसरा लड़का काम पर आने लगा, और कुछ इसी तरह पुराने लड़के जॉन के कंस्ट्रक्शन साइट से गायब होते थे और उनकी जगह नए लड़के भर्ती किए जा रहे थे। जॉन की एक बुरी आदत भी थी, वह कई बार लड़कों को उनके काम के पैसे नहीं देता था, और इसकी वजह वह बताता था कि दिन में कई बार हमें एक साइड से दूसरी साइड पर जाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी सारा पेट्रोल और बस टिकट्स में पैसे चले जाते हैं, और इसी तरह वह लड़कों से फ्रॉड करता था। 1 अगस्त 1975 को जॉन के घर पैसे मांगने के लिए एक लड़का गया, लेकिन जॉन ने उसे जितना कहा था उससे कम पैसे दिए, और दोनों में काफ़ी देर तक आर्गुमेंट हुआ। जिसके बाद वह लड़का हमेशा के लिए गायब हो गया था। दूसरे दिन उसके पेरेंट्स जब उसको ढूंढते हुए गेसी के घर आए तो गेसी ने कहा कि वह रात में ही वहाँ से निकल गया था। गेसी के घर के कुछ ही दूरी पर उस लड़के की कार दिखी, जिसमें उसका वैलेट और कुछ सामान पड़ा था। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वह लड़का नहीं मिला, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस समय चिकागो में एक ऐसा ट्रेंड बन गया था कि 17-18 साल के लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर छोड़ देते थे, और जब उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे या जहाँ वह रहते थे, जो उनके दोस्त थे, वह जब उन्हें घर से निकाल देते थे तब वह वापस घर आते थे। तो बटकोविच, जो उस लड़के का नाम था, उसकी रिपोर्ट को भी इन्हीं सब लड़कों में दर्ज किया गया। पुलिस ने भी इस मामले को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, और पुलिस ने उसे पेरेंट्स को समझाया कि देखो, लड़के के पैसे ख़त्म होंगे तो अपने आप वह घर वापस आ जाएगा, और वैसे भी अगर हमें वो मिलता है तो हम उसे लीगली पकड़कर वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उस समय 17 साल के बच्चों को यह लीगली हक था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़ सकते हैं, और इसीलिए पुलिस इन केसेस को सीरियसली नहीं लिया करते थे। लेकिन उस लड़के के पापा पुलिस से आर्गुमेंट कर रहे थे कि मेरा बेटा हमारे साथ खुश था, यहाँ पर उसके अच्छे खासे दोस्त थे, बैंक में पैसा था, यहाँ तक कि ये कार भी उसी की है, तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि वह खुद का घर छोड़कर इसे बिना बताए चला जाए। इसके बाद उसके पापा ने गेसी के यहाँ कॉल किया। वहाँ पर गेसी तो नहीं था, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि गेसी उस लड़के के मिसिंग से दुखी है, और आगे चलकर उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो वह बेझिझक उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने जॉन को कॉल किया, लेकिन जॉन कुछ सवालों के जवाब देना टाल रहा था। उस लड़के को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। ऐसे में एक बार एक महिला का कॉल आया। वो बता रही थी कि आपका लड़का यहीं पर रहता है, और जिसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसके पापा ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने वह कॉल की लोकेशन देखी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि यह कॉल फ्रॉड हो सकता है। जानबूझकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए ये किसी ने जानबूझकर किया हो। और ऐसे 2 सालों तक हर हफ्ते उस लड़के के पापा पुलिस को कॉल करते रहे और उन्हें गेसी से बात करने के लिए कहते रहे, लेकिन पुलिस हर बार उनकी बात टाल देती थी। जब उसके पेरेंट जॉन को कॉल करते थे तब गेसी उन्हें कहता था कि वह इस बात से दुखी है कि वह उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। जॉन अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया और उसने बिजनेस में काफ़ी नाम कमाया। वह जानता था कि लोगों को क्या चाहिए, और इसी से ही वह सक्सेसफुल होता गया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी फैमिली उससे दूर होती चली गई, और आखिरकार 2 मार्च 1976 में कैरोल ने भी जॉन से डिवोर्स ले लिया। लेकिन डिवोर्स के बाद भी कैरोल और जॉन में कभी कभार बात होती रही, और सच कहे तो डिवोर्स के बाद उनके रिलेशन पहले से बेहतर हो गए थे। दोनों के मन में कोई बोझ नहीं था। एक बार उनके पास एक लड़का आया
और उसने कहा कि जॉन ने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए और उसने मुझे रात में घर बुलाकर रेप करने की कोशिश की। लेकिन जॉन तब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो अपनी पार्टीज में पॉलिटिशियन को बुलाता था जिससे उसका रुतबा बढ़ सके, और इसी वजह से उसके खिलाफ अब आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया था। जॉन हमेशा से ही काम में बिजी रहता था। अब तो वह घर में अकेला रहता था तो उसे कोई टोकने वाला भी नहीं था, और कई बार वह रात में अपने गैरेज में कुछ काम करता रहता था। दिन भर इतना काम करने के बाद भी वह रात में क्या काम करता था ये किसी को भी पता नहीं था। कई बार इसी चीज़ से उसके पड़ोसी जग जाते थे, लेकिन जॉन उनसे माफ़ी मांग लेता था। एक दिन रात के 2:30 बजे जॉन कुछ टीनेजर लड़कों को घर ले आया, जिससे आसपास के पड़ोसियों ने उन्हें आवाज़ कम करने की हिदायत दी। जॉन अपने कंस्ट्रक्शन में नए नए लड़कों को मौका देता था, और ऐसे ही ग्रेग नाम का 17 साल का हैंडसम लड़का जॉन के यहाँ काम मांगने आया। जॉन ने उसे तुरंत जॉब दे दी। वह वहाँ पर स्कूल के बाद काम को आने लगा। ग्रेग स्कूल ज़्यादातर बंक करता था। उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से कई बार वह स्कूल में मारपीट भी किया करता था, और ऐसे ही उसका नेचर था। एक रात जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले गया तो वह किसी काम से बाहर गया तो वापस आया ही नहीं, और ना ही उसने फ़ोन करके कुछ बताया। ग्रेग कभी भी घर से बिना बताए जाता नहीं था, बल्कि उसे ज़्यादातर घर में रहना ही पसंद था, और बिना बताए वह कभी भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं गया था। जिसके बाद ग्रेग के पेरेंट्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया कि ग्रेग ने तुमसे कुछ कहा कि वह कब तक आएगा, या कभी भागने का कुछ ऐसा कुछ बताया था क्या? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने फिर से वही कहा कि शायद आपका लड़का घर से भाग गया है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी यह कह रहे थे कि वह घर से हमसे इतना प्यार करता है कि वह इसे भाग ही नहीं सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे जारी रखी। उन्होंने ग्रेग की कार चेक की। वह नाइल्स में एक पेट स्टोर के सामने पार्क की थी और कार अनलॉक थी। ये बात उसके पेरेंट्स को बड़ी अजीब लगी कि ग्रेग कभी भी अपनी कार अनलॉक नहीं रखता है। उसे उसकी कार से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। घर में भी जब वह उस कार को पार्क करता था तब भी ग्रेग उस कार को 2 बार चेक करने जाता था कि वह कार पार्क है कि नहीं। उसके पेरेंट्स ने बताया कि ग्रेग जिस जॉब पर जाता था उसके पेमेंट 2-3 दिन बाद होने वाला था, तो शायद अगर वह घर से भागा है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। तो क्या वह पैसे मांगने जॉन के यहाँ तो नहीं गया होगा? इसलिए पुलिस तुरंत जॉन के घर गई। पूछने पर जॉन ने बताया कि मेरा कोई भी यंग एम्प्लॉय मेरे घर आने से पहले एक कॉल करता है, और ग्रेग ने उसे ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। लेकिन असलियत ये थी कि ग्रेग ने जॉन को कॉल किया था। उसने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था जिसमें कहा था कि मैं कल दोपहर को काम पर वापस आऊँगा। लेकिन ये बात जॉन ने उसके पेरेंट्स को नहीं बताई। जब उसकी माँ फोर्स करने लगी तो जॉन ने कहा कि उसकी फ़ोन की वॉइस मेल डिलीट हो चुकी है। पुलिस को अब शक हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की की मिसिंग का कनेक्शन जॉन गेसी से था, और अब ग्रेग भी उसी तरह अचानक से गायब हो गया था। लेकिन जॉन ने अगले सवालों के जवाब देने से पहले कहा कि आप लीगली कोई नोटिस लाइए, इसके बाद ही हम आपस में बात करेंगे। इसके बाद पुलिस ग्रेग के स्कूल में गई, जहाँ पर उन्हें बताया गया कि ग्रेग के गायब होने के 2 दिन पहले ही उसने सिक्योरिटी गार्ड से बात की थी और कहा कि कल मैं स्कूल में जल्दी आने वाला हूँ। ग्रेग की स्टोरी 9 फरवरी 1977 को द लर्नर टाइम्स में छपकर आई थी। रिपोर्टर ने गेसी से पूछताछ की तो उसने बताया कि ग्रेग गायब होने से पहले की दोपहर को जब काम पर आया तो वह थोड़ा गुस्से में लग रहा था, और उसने काम से जल्दी छुट्टी लेकर वह जल्दी में कहीं निकल गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि ग्रेग रेगुलर जॉब पर नहीं आता था। वह थोड़ा गुस्सेल था, लेकिन फिर भी वह एक अच्छा लड़का था। लेकिन वह न्यूज़ स्टोरी से कुछ बड़ा फायदा नहीं हुआ। ग्रेग के गायब होने के 2 महीने बाद 20 जनवरी 1977 में जॉन जिसकी उम्र 19 साल की थी वह गायब हुआ। जॉन एक आत्मनिर्भर लड़का था। उसने खुद की कमाई से एक कार ली थी और वह कार भी उसके साथ ही गायब हुई थी। जॉन अकेले रहता था, फिर भी अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करता था। जब उसके दोस्तों ने जॉन के बारे में बताया तब उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जो लड़का अपने खुद के अलग अपार्टमेंट में रहता था, जिसकी खुद की एक कार थी, जो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी रहा था, उसको ऐसे अचानक से भागने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी। उसका कोई भी वैलिड रीज़न उन्हें नहीं मिल रहा था। पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की तो समझ आया कि एक कार डीलर के पास जॉन की कार थी। उस कार डीलर ने बताया कि जॉन ये कार बेचने आया था और उसके पैसे से वह शहर छोड़कर जाना चाहता था। जिसके बाद पुलिस ने भी वह केस ज़्यादा बढ़ाया नहीं और ना ही ये जानने की कोशिश की कि एक कार को बेचकर वह अपनी ज़रूरत से अपने अपार्टमेंट में ही छोड़कर कैसे जा सकता है, जिसमें कई कीमती सामान भी शामिल थे। लेकिन वह केस
पूरी तरीके से बाहर आ ही नहीं पाई। कुछ मंथ बाद बिली कैरोल और डेल लेडिन जीन ये दोनों भी उसी तरह गायब हुए। दोनों थोड़े बैड बॉयज टाइप के थे। एक बार कार चोरी के और गर्लफ्रेंड को पीटने के जुर्म में दोनों को जेल भी हुई थी। दोनों भी सेक्सुअली स्ट्रेट थे, लेकिन फिर भी पैसों के चक्कर में वो लोगों से सेक्स के लिए पैसे लेते थे और एन मौके पर वहाँ से भाग जाते थे। उस टाइम चिकागो में मेल प्रोस्टिट्यूट्स ज़्यादा मिलते थे, बल्कि इसी वजह से उस टाउन को गे टाउन भी कहा जाता था और लड़कियों से ज़्यादा वहाँ पर लड़कों की कीमत अधिक होती थी। गेसी भी कई बार इन लड़कों को कार में बिठाकर घर ले जाता था। ऐसे ही एक बार जेमे नाम के लड़के को गेसी ने लिफ्ट दी, जिसके बाद जेमे थोड़ा डरा हुआ था और गेसी के सामने थोड़ा नर्वस हो गया था। लेकिन जब गेसी ने उसे ड्रिंक पिलाई तब जेमे ने उसे ओरल प्लेजर दिया। इसके बाद गेसी उसे वापस छोड़ने गया। गेसी ने उसे $30 दिए थे और वो एक्सपीरियंस जेमी के लिए अच्छा रहा। कुछ दिनों बाद वापस से जेमी को गेसी दिखा। जेमी खुद उसकी कार के पास गया और कहा कि वापस से कुछ मजे करें। गेसी ने उसे लिफ्ट दी और उसे घर ले गया। जिसके बाद जब वह करीब आ रहे थे तब जेमी ने देखा कि गेसी का मूड आज कुछ बदला बदला सा था। पहली मुलाकात में जो गेसी उसे दिखा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था और उतने में ही जेमी के गाल पर तेज थप्पड़ पड़ा। गेसी उसे पीटने लगा था। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेसी के हाथ गर्दन पर थे जिससे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जेमी ने प्रोस्टिट्यूट का काम 12 साल की उम्र से ही स्टार्ट किया था। उसे पता था कि कुछ लोगों को वायलेंस करके हर्ट करके प्लेजर लेने में मजा आता है और अगर वह थोड़ा सा भी और ज़्यादा फाइट बैक करता तो सामने वाला और वायलेंट होने की संभावना बढ़ जाती। जेमी झटपटा रहा था और उसी दौरान गेसी ने पता नहीं कहाँ से एक हैंडकप ले आया और जेमी के सर पर दे मारा। जेमी बहुत डर गया था। जिसके बाद गेसी ने उसे हाथ पकड़कर उसके हाथों में हैंडकप लगाकर उसकी खिड़की से लॉक कर दिया और उसे तब तक पीटा जब तक कि वह पूरा लहूलुहान नहीं हो गया। जिसके बाद गेसी ने उसे वहां से उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और वहां पर उसे जोर से पटक दिया। जिसके बाद गेसी ने उसके शरीर पर जम मारी और उसके ऊपर आकर वापस उसे पीटने लगा। जेमी का अनकॉन्शियस हो गया था। जिसके बाद गेसी ने अपना काम कर लिया और बाद में उसने जेमी को वापस उस पार्क में छोड़ दिया और जाते जाते उसने $50 दिए। $30 उसने जो प्रॉमिस किए थे और $20 उसकी टिप। उस इंसिडेंट के बाद जेमी ने लगभग 1 महीने तक छुट्टी ले ली थी। जो भी उसके साथ हुआ था उससे वह काफ़ी डर गया था। जेमी के ज़्यादातर क्लाइंट इसी तरह के लोग होते थे, इसलिए तब जेमी ने उस मामले को कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाया। कुछ दिनों बाद उसी स्ट्रीट पर से एक 9 साल का लड़का गायब हुआ। वह भी एक गे प्रोस्टिट्यूट था। तब यह कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई लड़का प्रोस्टिट्यूट का काम करता हो, बल्कि उस टाइम जितनी कम उम्र का लड़का होगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा और मार्केट में मांग भी उसकी ज़्यादा होती थी। 18 से 19 साल के लड़कों को बहुत उम्र का मानते थे और रेट्स भी उनके कम रहते थे। उस 9 साल के लड़के के गायब होने के बाद वहाँ के बाकी लड़कों ने उसकी रिपोर्ट पुलिस को की और उस आदमी का हुलिया बताया जिसके साथ उस लड़के को आखिरी बार देखा गया था। जिसके बाद वापस इस केस में गेसी का नाम आया, लेकिन गेसी ने पहले ही पुलिस में कुछ लोगों से जान पहचान कर ली थी। गेसी लोगों को मैनिपुलेट करके दोस्ती कर लेता था और शायद इसी वजह से उस केस का भी कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाया। कुछ दिनों बाद रोसैको नाम का लड़का गेसी के यहाँ काम मांगने आया। लड़का काफी मेहनती था। गेसी ने उसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे काम पर रख लिया। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। गेसी उसे घर तक लिफ्ट देता था। एक दिन ऐसे ही वह कार से जा रहा था कि उन्हें सामने की कार में 2 ब्लैक मैन मैरिजुआना पीते दिखे। गेसी को पुलिस ऑफिसर बनना बहुत पसंद था और उसने रोसैको को कहा कि देखो अब मैं इनके कैसे मजे लेता हूँ। और गेसी कार से उतरकर उनके सामने गया और उनके चेहरे पर टॉर्च चमकाई। जिसके बाद वह दोनों भी लड़के डर गए थे और उनमें से एक लड़के ने तो वह मैरिजुआना निगल ही लिया था। जिसके बाद गेसी और रोसैको उस बात पर काफी हंसे थे। गेसी के काम पर लोग उसकी ही बातें करते थे कि गेसी अपने घर पर लड़कों को ले जाकर उन्हें ड्रग देकर उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट करता है, लेकिन गेसी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। गेसी अपने घर लड़कों को ले जाकर उन्हें ड्रग शराब पिलाता था और जब वह पूरे नशे में होते थे तब वह उनका गला घोटकर उन्हें अनकॉन्शियस करके उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। उनमें से कई लड़के होमोसेक्सुअल होते भी नहीं थे, लेकिन नशे की हालत में गेसी उनका फ़ायदा उठाता था और जब उन्हें होश आता था तब गेसी वापस से उसे ड्रिंक पिलाकर वह चीज़ें दोहराता था। सब होने के बाद गेसी उन कुछ गिने चुने लकी लड़कों को वापस उसी जगह छोड़ देता था। मैंने लकी इसलिए कहा क्योंकि गेसी के असॉल्ट से ज़्यादातर लड़के बच नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसे बहुत से लड़के थे जो गेसी के इस हैवानियत से वाकिफ़ हो चुके थे और इसीलिए गेसी के साथ अब बहुत कम लड़के दोस्ती करना पसंद करने लगे थे।
कुछ दिनों बाद सिजारना नाम का लड़का गेसी के साथ काम पर आने लगा। दोनों में काफी अच्छी बनती थी। गेसी उसे बताता था कि मैं जेल में जा चुका हूँ। सिजारना भी कहता था कि मैं भी एक बार जेल जा चुका हूँ प्रोस्टिट्यूट को लेकर। गेसी ने कहा कि मैं भी कुछ इसी तरह के मामले में गया था। मैंने मेरी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया था और इसलिए मुझे उसे डिवोर्स देना पड़ा और साथ में ही उसे $250 और चिकन फ्राइड फ्रेंचाइज का आधा हिस्सा देना पड़ा। गेसी उसके डिवोर्स को लेकर हमेशा ही झूठी बातें बताता था जिससे उससे लोगों से सिंपैथी मिल सके। लेकिन सिजारना और गेसी का रिलेशन भी कुछ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सिजारना मस्कुलर था और उसने गेसी के बड़े से पेट पर जोरदार पंच मारा। गेसी नीचे बैठ गया, जिसके बाद गेसी ने अपने सेक्रेटरी को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। लेकिन सिजारना ने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम मेरे काम के पैसे दे दो और बात यही खत्म करो। जिसके बाद गेसी ने उसे बाद में चेक दे दिया था और कुछ दिन बाद दोनों में फिर से बात होने लगी और वापस उनकी दोस्ती हो गई। सिजारना ने एक बार गेसी को एक किस्सा सुनाया था कि वह एक रात अकेले काम पर जा रहा था। तब एक आदमी ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी, तो उसने उसके मुंह पर पंच मारा और उसके दांत तोड़ दिए थे। सिजारना ने कहा कि मुझे इन जैसे ठरकियों से सख्त नफरत है और ये सुनने के बाद गेसी उससे थोड़ा संभल कर ही रहने लगा था। सिजारना तो बच गया, लेकिन इसके बाद भी कई लड़के इस तरह गायब होते रहे। 1977 में 19,455 लोग मिसिंग थे, जिसमें 14,000 माइनर थे और 6,700 छोटे बच्चे थे। इनमें से कई बच्चे वापस घर आ जाते थे और शायद इसीलिए पुलिस भी इन मिसिंग बच्चों की केसेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। जॉन अब पॉलिटिकली भी पावरफुल हो रहा था। उसने वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ फोटो क्लिक की और उसने इससे ही जुड़े एड्स भी किए। उसका नाम शहर के पावरफुल लोगों में लिया जाने लगा था। एक दिन ग्रेक्सा, जो गेसी की पड़ोसी थी, गेसी ने उसको बताया कि वह फिर से शादी करने वाला है। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैंने उसको एंगेजमेंट रिंग भी दे दी है। ग्रेक्सा खुश थी कि गेसी अब फिर से अपना परिवार बनाने की सोच रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ग्रेक्सा ने उसकी शादी के बारे में उससे पूछा तो गेसी ने कहा कि वह औरत शादी की लायक नहीं थी और वह साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। लेकिन गेसी के खुद के घर में किचन के साइड में एक अजीब तरह की गंध आती थी और यह बात कई लोगों ने नोटिस भी की थी। साथ ही में गेसी अनजान लड़कों को अपने घर में लाता रहता था। उनमें से ही एक लड़का जो बाहर ठंड में बैठा हुआ था, गेसी उसके पास जाकर उसे उसके घर आने के लिए इनवाइट किया। उसने कहा कि इस तरह ठंड में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है मेरे घर चलो, सुबह वापस चले जाना। वो लड़का 27 साल का रिग्नाल था। रिग्नाल कार में बैठ गया और वहाँ पर ही मैरिजुना फूकने लगा। वह अब रिलैक्स हो गया था। शायद मैरिजुना का इफेक्ट हो रहा था। कुछ देर तक गेसी ने उसे देखा और अचानक से ही उसने रिग्नाल के चेहरे पर कुछ बड़ी सी चीज़ दे मारी। रिग्नाल अनकॉन्शियस हो गया था और गेसी ने यही मौका देकर उसे क्लोरोफॉर्म उसके मुंह पर लगाया, जिससे रिग्नाल बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रिग्नाल की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी। उसे रास्ते में रोड साइन दिख रहे थे और उतने में और एक पंच गेसी ने रिग्नाल के चेहरे पर दे मारा और इस बार रिग्नाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इसके बाद जब रिग्नाल फिर से होश में आ रहा था तब उसे दिख रहा था कि एक काउच पर वह पड़ा हुआ है और तभी फिर से एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा। अगली बार जब रिग्नाल की आंखें खुली तो वह पूरा नेक काउच पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ हैंडकप से बंधे हुए थे, साथ में ही उसकी गर्दन को भी बांधा हुआ था और उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसे क्लोरोफॉर्म दिया था। वह भी नेक खड़ा था। उसका बड़ा सा बालों वाला पेट रिग्नाल को दिख रहा था। उस रूम में कई चेन्स, चाबुक और डिल्डोस पड़े हुए थे। रिग्नाल अभी भी पूरे होश में नहीं था। उसकी आंखें बस खुली थी, बाकी वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसको उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था कि शांत पड़े रहो, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और वह किसी तरह का जादू दिखाने की बात कर रहा था। जिसके बाद गेसी उसको टॉर्चर करने लगा। रिग्नाल को उसका बड़ा सा चेहरा दिख रहा था और कुछ देर बाद गेसी उसे वापस क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वापस वही टॉर्चर करने लगा। वह पीड़ा व दर्द इस कदर दे रहा था जैसे किसी भी पल रिग्नाल की डेथ हो सकती थी। और बीच बीच में गेसी उसे बता रहा था कि वह एक पुलिसमैन है और अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वापस वह उसे पकड़कर यही चीज़ें दोहराएगा। रिग्नाल की जगह और कोई भी लड़का होता तो अब तक उसने दम तोड़ दिया होता। कुछ देर बाद फिर से रिग्नाल की आंखें खुली। उसने किचन की लाइट चालू दिखा। उसे लगा कि इतनी रात को किचन में कौन हो सकता है, और तभी गेसी ने उसे फिर से क्लोरोफॉर्म दिया। और अगली बार जब रिग्नाल की आंखें खुली तो वह किसी तालाब के पास पड़ा हुआ था। उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका शरीर अंदर से लहूलुहान हो चुका था। वह दर्द से चीख रहा था। तब सुबह के 5 बजे थे, तो अभी भी अंधेरा ही था और आसपास कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था। वह जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उठा और अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की तरफ गया और वहाँ पर जाकर वह सो गया।
कुछ घंटे बाद जब उसे पूरी तरीके से होश आया तो उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि मुझे किडनैप करके टॉर्चर करके रेप किया गया है, जिसके बाद पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई जहाँ पर उसे 6 दिन बिताने पड़े। ज़्यादा क्लोरोफॉर्म से उसका लिवर डैमेज हो गया था, उसका चेहरा भी किसी केमिकल के कारण जला हुआ था। रिग्नाल को उस अटैकर का ना तो नाम पता था और ना ही जिस गाड़ी में उसे बिठाया गया था उस गाड़ी का नंबर प्लेट याद था, जिससे पुलिस उस केस को ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाती। लेकिन रिग्नाल उस ट्रॉमा से इतना टूट चुका था कि उसने फैसला कर लिया था कि खुद उस आदमी का पता लगवाएगा और वह केस आगे बढ़ाएगा। जब वह कार से जा रहा था तब उसे कुछ रोड साइन दिखे थे जिसको वह ट्रैक कर रहा था। वह दिन भर उसी काम में लगा हुआ था। दिन के 15-15 घंटे वह उसी स्ट्रीट पर खड़े होकर उस कार का वेट कर रहा था और उसकी यह मेहनत रंग लाई। उसे वह कार दिखी और उसने जल्दी से उस कार का नंबर प्लेट नोट कर लिया। उसने वह नंबर चेक किया तब पता चला कि उस कार का नंबर प्लेट जॉन गेसी नाम से रजिस्टर था। यह इन्फॉर्मेशन रिग्नाल ने पुलिस को दी। पुलिस ने जब गेसी को रिकॉर्ड चेक किया तब पता चला कि गेसी के पिछले कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रजिस्टर थे। जब रिग्नाल ने ये पुलिस को बताया फिर भी पुलिस ने उस पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। ये होने के 4 महीने बाद एक 19 साल का लड़का गेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पुलिस स्टेशन आया। उसका कहना था कि गेसी ने उसे किडनैप करके गन दिखाकर अननेचुरल सेक्स एक्ट करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उससे कहा कि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रग ले लिया है। पुलिस ने जब ये बात गेसी से पूछी तो गेसी ने कहा कि वह लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे मुझसे पैसे चाहिए, मैंने पहले भी उसे पैसे दिए हैं। पुलिस ने देखा कि जो वह लड़के गेसी के बारे में बता रहे हैं उसका कोई भी सबूत विटनेस नहीं था जिससे गेसी के खिलाफ केस दर्ज किया जा सके। एक दिन गेसी बियर लेने लिक्वर शॉप गया था तब उसे वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर पीटरसन दिखा। दोनों ने साथ में बियर पी, जिसके बाद गेसी ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जब पीटरसन ने उसे धक्का दिया तब गेसी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मेरे पास गन है और मैं तुम्हें इसी वक्त शूट करके कारपेट में लपेट कर किसी कचरे के ढेर में फेंक दूंगा। पीटरसन का कहना था कि उसने कहा कि उसने पहले भी कई लड़कों को ऐसे ही मारा है। पीटरसन को लगा कि गेसी बस उसे डराने के लिए ये कह रहा था, जिसके बाद पीटरसन ने गेसी के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। गेसी ने उसे बाद में $300 से $400 ऑफर किए थे। साथ में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी उसे कहा गया था, लेकिन पीटरसन ने वह काम छोड़ दिया क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा था। जाते जाते पीटरसन ने गेसी से पूछा था कि ये सब दवाइयों की बोतल तुम लाते कहाँ से हो। तब गेसी ने बताया कि एक फार्मासिस्ट मुझे ये देता है। पीटरसन ने गेसी के यहाँ लगभग 2 साल तक नौकरी की थी। उस वक्त जॉब पर भी कई लड़के गेसी की सेक्सुअलिटी का मजाक उड़ाते थे और धीरे धीरे सभी को पता चल चुका था कि गेसी लड़कों के साथ क्या हरकतें करता था, लेकिन गेसी के सामने ये बात बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने गेसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए रिग्नाल खुद गेसी के घर चला गया। घर पर गेसी की माँ थी। उसने बताया कि गेसी काम से बाहर गया है और शाम को पार्टी है तो तुम अगर चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। लेकिन रिग्नाल वहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वहाँ पर आई तब पता चला कि वह घर उनके जुरिडिक्शन एरिया से बाहर आता है और इसी वजह से वह वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। रिग्नाल ने तब गेसी की माँ को कुछ बताया नहीं, लेकिन इसके बाद क्या गेसी को पुलिस अरेस्ट करेगी या जॉन गेसी रिग्नाल को मौत के घाट उतार देगा? ये जानने के लिए आप हमारा एपिसोड 3 के लिए वेट कर सकते हैं। एपिसोड 3 जल्दी आएगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ, बिल्कुल जल्दी आएगा। सो एपिसोड 3 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि जब भी मैं एपिसोड 3 डालूंगा तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन जानी चाहिए, तो बेल आइकॉन भी दबा कर रखना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एपिसोड 3 में, बट तब तक के लिए